मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका आपके अपनी मूल विधि क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए पर बात किया था और जाते जाते हम बोल करके गए थे कि अगली क्लास में हम लोग एनएसए के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज हम ये मानकर चल रहे हैं कि ठीक प्रीवियस क्लास जिसमें मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 पढ़ाया है, आप उसकी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं और आज की क्लास में हम जल्दी से एनएसए को ब्रीफ करेंगे और इस एनएसए को ब्रीफ करने में कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आते रहने चाहिए। फिर एनएसए पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर के अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास में प्रश्न आएगा और प्रश्न में उत्तर देने का मौका आपको मिलेगा। पहले आप प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर हम उसे हल करके आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग सीधे चले आए हैं, एक बार इसके ठीक प्रीवियस क्लास एनएसए को पढ़ करके इस क्लास को लेंगे तो एनएसए अपने आप में पूरा तैयार हो जाएगा। और मूल विधि के पूरे क्लास में जो हमने इंट्रोडक्शन दिया, बेसिक लेक्चर 1 दिया, बेसिक लेक्चर 2 दिया, उसमें मैंने बता भी दिया, समझा भी दिया कि हमारी क्लास कैसे चलेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग एनएसए को जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं। तो थोड़ा मदद भी करिएगा। एक तो बात करेंगे तो अधिनियम, इसका नाम है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और ये है 1980 का अधिनियम। एक अध्यादेश से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर फाइनली दिसंबर 1980 में ये एक अधिनियम बना। तो अधिनियम, अध्यादेश और बिल, इन सब में आप ठीक पीछे के लेक्चर में अंतर करके आ चुके हैं। और फिर देखा जाए तो ये अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है, नेचर की बात करें, इसमें कुल 18 धाराएं हैं, इस पर भी बात हुई थी, 18 धाराएं हैं। नेचर पर बात करें तो ये एक प्रिवेंटिव एक्ट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों को व्यक्ति को निरुद्ध करने की शक्ति देता है। कब? जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा जरूरी हो तब व्यक्ति या किसी विदेशी व्यक्ति के किसी भी हरकतों से उसको रोका जाना जरूरी है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, जिससे जो सामंजस्य है समाज का, लोक व्यवस्था है या कोई आवश्यक वस्तु है उसकी सप्लाई पर कोई अवरोध आ सकता है, तब ऐसे व्यक्तियों को निरुद्ध करने की पावर है। और इसका कंट्राडिक्शन किससे है? फंडामेंटल राइट के साथ है। स्पेशली आर्टिकल 22 के राइट्स नहीं मिलते हैं जिसके ऊपर एनएसए लगता है। इसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, इसीलिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े में ये नहीं होता है। इसके अलावा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दांडिक मामलों का जो प्रक्रियात्मक विधि है, सीआरपीसी में जो प्रोटेक्शन गिरफ्तार व्यक्ति को मिलते हैं उसे ये नहीं मिलते हैं। जैसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, गिरफ्तारी का आधार और कारण बताना, ठीक, इस पर बात हुई थी। और इस 18 धाराओं में 3 प्रमुख धारा हैं जिसे कभी नहीं भूलना है, 3, 8 और 13। निरुद्धि की अधिकतम अवधि 12 मास है और एक बार में 3 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये तो इस पूरे एनएसए का ब्रीफ है, इतना तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो एक बार मैंने रिकॉल करा दिया आपको क्लास में, इतना बात आप जानते हैं। तो कभी भी कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे ऐसे ही उसका निचोड़ सार आपको निकाल लेना है, बहुत बड़ा नहीं करना है, बड़े आराम से चलना है। और पढ़ाई तो बिना प्रेशर के, जरा सा भी कोई प्रेशर हो तो आप बिल्कुल रुक जाइए, प्रेशर हटा करके पढ़िए। मेरी लाइन खुली रहती है, वीडियो में कभी भी कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट स्पेशली सबसे पहले लिए जाते हैं क्योंकि ये पेड क्लास है। और आपके पेड क्लास, जो लोग पेड क्लास में होते हैं, उनके कमेंट के आगे अलग से साइन बन के आता है, तो उन्हें तो पहले ही प्रेफर किया जाता है। वैसे प्रयास होता है कि सबके उत्तर दिए जाएं और
मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट में देंगे तो अगले वीडियो में हम उसे लेकर आएंगे। तो पढ़ाई के बाद जो भी डाउट हो आप उसे जरूर करें। जितना प्रश्न आप करेंगे उतनी शानदार क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक। और एक बात मैं फिर सजेस्ट करूंगा, पढ़ाई कभी प्रेशर में मत करिएगा। जितना हल्के और ठंडे दिमाग से करेंगे उतना पढ़ाई में मजा आएगा। चलिए अब हम एनएसए को थोड़ा सा बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही देसी, ये तो टेक्निकल बातें हो गई, कानून की भाषा हो गई, निवारक निरोध ये सब बात हो गई, हम लोग देख लेते हैं। दरअसल ये जो एनएसए अधिनियम है, ये कानून है जो बना है, वो स्पेशली अगर देश में ऐसा कोई व्यक्ति, अपना नागरिक या विदेशी है ना, उसके किसी काम से क्या दिक्कत आ रही है, अगर उसके किसी काम से वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे देश की सुरक्षा को संकट है, जिससे देश में लोक व्यवस्था खराब हो सकती है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर कोई असर पड़ सकता है, तब ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को रोका जाना, इसकी हरकतों को रोका जाना जरूरी है। माने अगर ऐसा करेगा तो ये होगा, तो ऐसा करेगा तो क्या होने ही नहीं दिया जाए। इस प्रकार की एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को जो शक्ति मिली और शक्ति दी गई वो किस कानून से, तो आपका उत्तर होगा एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए एक कानून बना, उस कानून में केंद्र और राज्य सरकार को ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे विदेशियों की एक्टिविटीज को रोकने को, इसमें क्या करते हैं, निवारक निरुद्धि हो जाती है, निरोध कर देते हैं, जो व्यक्ति है उसे जेल में डाल देंगे, जिससे और 12 महीने तक जमानत पर भी नहीं छूटने देंगे। ऐसा होगा इसलिए कि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, इसलिए जिससे कि इन सब चीजों का निवारण हो सके, ठीक। तो एक मोटे तौर पर हम लोगों ने ये समझा। अब हम लोग एक बार रिकॉल भी कर लिए, पीछे का लेक्चर भी आप सुन चुके हैं। तो अब इस क्लास में स्पेशली जो होने वाला है वो होने वाला है क्या, कि एनएसए के प्रश्न है, एनएसए पर जो मॉडल क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, हम वो मॉडल क्वेश्चन बारी बारी से आपके सामने लाएंगे। पहले आपसे अपेक्षा होगी कि आप प्रश्न का उत्तर देंगे और उसके बाद नहीं संभव होगा तब हम आंसर करेंगे, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप निश्चित तौर पर प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि बहुत ही आसान करके जितना संभव था पढ़ा दिया गया है। इसके बाद भी मैंने कहा है कि कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को ले सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सब फटाफट दें। जल्दी से आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बहुत बढ़िया, सब बेहतर आंसर करेंगे, मुझे अपेक्षा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 1980। हमने बताया कि कभी भी किसी भी अधिनियम का नाम में उसका ईयर भी, पासिंग ईयर भी लिखा होता है, तो इसका नाम ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, तो 1980 में पारित हुआ था। लिखा है कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। विकल्प हैं 16, 17, 18, 20। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। इस प्रश्न में भी कोई दमखम नहीं है। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी होगा, धारा 18। कुल 18 धाराओं में विभक्त है। अंतिम धारा 18 है, कुछ लोग इसको 19 बताएंगे। तो अंदर सब सेक्शंस को इस तरह के प्रश्नों में काउंट नहीं किया जाता। जैसे भारत के संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395 है, आज की तारीख में अगर उपधाराओं को जो बाद में जोड़ी गई हैं उन सबको काउंट किया जाएगा तो 450 से अधिक धाराएं हैं, लेकिन पढ़ा क्या जाता है, आंसर क्या होता है, 395। तो इसका भी उत्तर 18 होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। लिखा है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लागू होने की तिथि है, तो 1980 तो होगी। 4 विकल्प हैं, 20 दिसंबर 1980, 27 दिसंबर 1980, 24 दिसंबर 1980 और 30 दिसंबर 1980। तो आपके लिए पूरा समय है, पहले आप उत्तर दे लें, फिर सही उत्तर तो हम बताएंगे ही, लेकिन एक मानसिक कसरत आपकी हो जाए इस अधिनियम पर। चलिए
कमेंट बॉक्स में हम सबसे अपेक्षा करेंगे कि सब लोग आंसर करें इन प्रश्नों का। बिल्कुल सही है, इसका उत्तर जो होगा वो बी होगा, 27 दिसंबर 1980। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी अधिनियम का जो अगला प्रश्न है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार है, तो विस्तार क्षेत्र से हम लोग बेसिक पर ही इसको पढ़े थे। लिखा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में और केवल नक्सलग्रस्त राज्यों में। तो इन चार विकल्पों में जो सही उत्तर हो बताइए। एनएसए का विस्तार क्षेत्र पूछ रहा है कि माने कहां से कहां तक लागू है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका संपूर्ण भारत में। तो हमने बताया था 370 के पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन आज की तारीख में जब 370 हट गया तो जम्मू कश्मीर सामान्य स्थिति में आ गया है, उसे कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का उत्तरदायित्व है, चार विकल्प हैं, केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का, और संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो इन चार विकल्पों में आप सही उत्तर दें। थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न में, तो याद रहे मैं बता दे रहा हूं, इसका सही उत्तर तो होगा ए। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व तो है किसके पास? केंद्र सरकार के पास। इसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, लेकिन इसमें पावर दोनों को मिली है, क्योंकि जो लोक व्यवस्था है वो जिम्मेदारी किसकी है? वो राज्यों की होती है। देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार के पास है, और पब्लिक जो ऑर्डर है, लोक व्यवस्था है, लाइन ऑर्डर बनाए रखना, वो राज्यों की जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2A में समुचित सरकार में शामिल है। तो हर अधिनियम में सामान्यतया धारा 2 में परिभाषा खंड होता है। उस अधिनियम के महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित कर दिया जाता है, इसलिए कि उस अंदर वो शब्द आए अलग अलग जगहों पर, तो लोग अलग अलग अर्थ न निकालें, क्योंकि कानून हमेशा स्पष्ट और एकरूप होना चाहिए और हमेशा एकार्थी होना चाहिए। इसीलिए उनके कठिन शब्दों का पहले ही क्या कर दिया जाता है? परिभाषित कर दिया जाता है। तो इस अधिनियम में भी 2A में परिभाषाएं दी गई हैं, धारा 2 में परिभाषित है, लेकिन धारा 2A में समुचित सरकार की परिभाषा है। तो बार बार अंदर समुचित सरकार शब्द आता है, तो इस शब्द को जानना बड़ा जरूरी था। समुचित सरकार में पूछ रहा है कि केवल केंद्र सरकार है, केवल राज्य सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। जहां जहां इस अधिनियम में समुचित सरकार शब्द आएगा वो केंद्र सरकार केवल नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने दिख रहा होगा। अगले प्रश्न में लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में निरुद्ध आदेश वापस लिए जाने संबंधी प्रावधान है? माने निरुद्धि आदेश का वापस लिया जाना, निरुद्धि का आदेश और आदेश का वापस लिया जाना। तो धारा 12, धारा 16, धारा 17, धारा 14 काफी महत्वपूर्ण धारा है, हमने पहले भी बताया है। महत्वपूर्ण धाराएं और 3 तो बड़ी महत्वपूर्ण धाराएं, इसमें वापस लिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प डी है, धारा 14। क्या होगा? धारा 14। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है? तो इस पूरे एनएसए की जो सबसे खास बात है, केंद्र और राज्य सरकार निरुद्ध कर सकती है। तो निरुद्धि का आदेश किस अधिनियम में? 4 विकल्प, धारा 2, 3, 4, 5। 2 को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि 2 में तो परिभाषाएं हैं। हमने बताया कि 3, 8 और 13 को तो कभी भूलना ही नहीं है। तो 3 निरुद्धि का आदेश किस अधिनियम में? धारा 3 में। हमने आधार बताए थे, किन आधारों पर किस लोगों को क्या निरुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरोध की अधिकतम अवधि क्या है? 6 माह, 10 माह, 12 माह, 24 घंटे। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये तो 2-3 तो खास प्रश्न हैं इस अधिनियम में। तो ये 12 माह बिल्कुल सही है। 12 माह जिन्होंने आंसर किया उनका बिल्कुल सही है।
अधिकतम अवधि 12 माह। लेकिन लिखा है कि निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न जो है उसमें लिखा है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का प्रमुख उद्देश्य। हमने बताया था अधिनियम के शुरू करने में उसका नाम, उसका ऑब्जेक्ट, उसके लागू होने की तिथि और उसका प्रवर्तन क्षेत्र, माने कहां तक वो लागू है, कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर हैं। इतनी बेसिक बात होती है किसी भी अधिनियम, आईपीसी, सीआरपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी पढ़ रहे हो, दुनिया का कुछ भी कानून पढ़ रहे हो, तो वहां इतनी बेसिक बातें, और इन बेसिक बातों से सबसे पहले सवाल आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का प्रमुख उद्देश्य है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, औद्योगिक इकाइयों में शांतिपूर्ण वातावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द, लोक व्यवस्था। अब औद्योगिक इकाइयों में शांति न हो तो क्या होगा, लोक व्यवस्था बनी है नहीं है, तो ये सारे पर्पज होते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए इसमें लिखा है, एक एनएसए एक संसदीय अधिनियम है, फिर 2 में लिखा है एनएसए प्रकृति से प्रिवेंटिव है, फिर लिखा है प्रारंभ में एनएसए 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रपति के अध्यादेश से शुरू हुआ था। नीचे जो कूट दिए गए हैं लिखा है केवल 1 सही है, फिर लिखा है केवल 2 सही है, फिर लिखा है केवल 3 सही है, और फिर लिखा है चौथे विकल्प में उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें, आप तो काफ़ी इससे परिचित हैं। ऐसे चीज़ों को हमने फिर से शुरू में ही रिकॉल भी करवा दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त तीनों बातें सही हैं, उपरोक्त तीनों बातें सही हैं। तो विकल्प डी जिन्होंने लिया उन्होंने बिल्कुल सही बताया। चलिए इसी अधिनियम से जुड़ा एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हमने बताया था कि निवारक निरोध की जो पृष्ठभूमि है भारत में, उसमें कुछ कानूनों को बताया था किस प्रकार से कौन से कानून आए, उसी से जुड़ा सवाल है। लिखा है रॉलेट एक्ट 1819, निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। तो बताना है कि इनमें क्या सही सुमेलित नहीं है, अपने वर्ष के साथ कौन सा कानून सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो लोग विकल्प ए उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, न कि 1819 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट विकल्प ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि का आदेश एक बार में अधिकतम कितनी अवधि का हो सकता है, 12 माह, 6 माह, 3 माह, 1 माह। इस प्रश्न को बहुत समझ के संभल के प्रश्न पढ़ करके उत्तर दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने में कन्फ्यूजन है, लोगों कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलती से 12 माह मारते हैं। तो 12 माह ना होकर के 3 माह, क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा है कि अधिकतम अवधि, पूछा है एक बार में अधिकतम अवधि। तो एक बार में अधिकतम अवधि कितनी है, 3 माह। तो जिन्होंने 3 माह विकल्प सी चुना उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं किससे जुड़े, ये हम लोगों ने उन प्रश्नों का अभ्यास किया जिनका संबंध एनएसए से है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संभावित मॉडल क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया। पहले लेक्चर लिया और फिर रिव्यू किया क्लास को, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उससे जुड़े प्रश्नों को हल किया। ठीक, अब एक प्रश्न आपके सामने और है। लिखा है कि एनएसए अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निरुद्धि आदेश के आधार को प्रकट करने संबंधी प्रावधान किस धारा में हैं। तो हमने बताया था महत्वपूर्ण धाराओं में, उन्हीं धाराओं में से हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप दें फटाफट। और इस प्रश्न का उत्तर जो विकल्प सी ले रहे हैं और धारा 8 बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो धारा 8 में क्या बताया गया है, धारा 8 में बताया गया है, अधिनियम की धारा 8 में बताया गया है कि जो व्यक्ति निरुद्ध है उसे
अधिकतम 5 दिन या विशेष परिस्थितियों में 15 दिनों के अंदर निरुद्धि का आधार प्रकट करना होगा, बताना होगा, और समुचित सरकार के समक्ष उसके द्वारा आवेदन संबंधी प्रावधान करने होंगे, माने उसकी मदद करनी होगी। तो एक ये काफ़ी प्रोटेक्टिव धारा है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण धारा हो जाती है। ठीक, चलिए इसका एक और अभ्यास, एक प्रश्न का हम लोग कर लेते हैं। लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की महत्वपूर्ण निम्नलिखित धाराओं में कौन सही सुमेलित नहीं है। लिखा है धारा 3, उसके सामने निरुद्धि का आदेश। लिखा है धारा 7, उसके सामने फरार व्यक्तियों के संबंध में सख्ती। और फिर लिखा है धारा 8, आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को निरोध आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना। और धारा 9 के सामने लिखा है निरोध की अवधि। ठीक, तो यही बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो विकल्प डी ले रहे हैं धारा 9, वो बिल्कुल सही ले रहे हैं, क्योंकि धारा 9 में सलाहकार बोर्ड के गठन संबंधी प्रावधान है। हम लोगों ने पढ़ा था सलाहकार बोर्ड 3 मेंबर होंगे, जिसमें हाई कोर्ट के जज हो या होने की योग्यता रखते हों ऐसे व्यक्ति होंगे। ठीक, तो इसमें धारा 9 सलाहकार बोर्ड का गठन है, न कि निरोध का आदेश, निरोध की अवधि है। और निरोध की अवधि संबंधी प्रावधान धारा 13 में है। किस में है? धारा 13 में है। तो हम लोग 9 भी जाने, 13 भी जाने, 8 भी जाने, 7 भी जाने और 3 भी जाने। तो ये NSA हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग मूल विधि में हैं। मूल विधि में बेसिक लेक्चर लिए, बेसिक लेक्चर 2 लिया, अधिनियम क्या होता है कुछ बारीकियां देखी, और उसके बाद एक अधिनियम लिया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसको रिव्यू किया और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया। तो अब एक आइडिया भी आपको हो गया होगा कि किस प्रकार से हमारे बाकी अधिनियम चलेंगे, मूल विधि कैसे कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रयास है कि सरल से सरलतम तरीके से आपको इस कानून की बारीकियों को मैं समझा सकूं। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को जरूर छोड़ें। जरा सा भी कोई डाउट हो तो अगले क्लास में हम प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, यहाँ तक आप कंप्लीट करें। अगली क्लास एक नए अधिनियम के साथ आएगी, तो अभी से आप तैयार भी रहें। मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अगला अधिनियम कौन सा पढ़ना है। अगला अधिनियम हम लोग मानवाधिकार पर पढ़ेंगे, अर्थात मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उस सीक्वेंस में ही आप पढ़ाई करेंगे तो बेहतर समझ भी आपकी बेहतर डेवलप हो पाएगी। ठीक, तो आज हमें दीजिए इजाज़त। अगली क्लास में नए अधिनियम के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।